दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 207 रन का हदफ। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 206 रन बनाए। साइमा अयूब की धुआंधार बैटिंग, 5 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 57 गेंदों पर 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 31, इरफान खान 30 और कप्तान मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान 3 और तैयब ताहिर 6 रन पर ही पवेलियन लौट गए। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वफाकी हुकूमत का काबीना में तौसी का फैसला, 10 से 12 नए अरकान शामिल होंगे। वजीर आजम ने नाम फाइनल कर लिए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत। बिलावल भुट्टो ने काबीना का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। एमक्यूएम को मजीद 2 वजारतें मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज खटक भी शहबाज शरीफ काबीना में शामिल होंगे। परवेज खटक को वजीर आजम का मुशीर बनाया जाएगा। परवेज खटक जल्द शहबाज शरीफ से मिलेंगे। बाप पार्टी को भी एक वजारत दी जाएगी। सेनेटर मंजूर काकड़ और खालिद मगजी के नाम जेरे गौर। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी दौड़ में शामिल। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के ओन चौधरी भी वजीर आजम के मुशीर बनेंगे। जुड़वा शहरों से तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से सरदार मोहम्मद यूसुफ, बलूचिस्तान से सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी या सरदार याकूब नासिर और जनूबी पंजाब से अब्दुर्रहमान कांजू को काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। सेनेटर तलाल चौधरी और सेनेटर मुसद्दिक मलिक को भी नई जिम्मेदारी दिए जाने की बाज़गश्त। बैरिस्टर अकील वजीर ममलिकत कानून और इंसाफ मुकर्रर होंगे। काबीना में 2 खवातीन भी शामिल की जाएंगी। शाइस्ता परवेज, सेनेटर अनूश रहमान, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट और सबा सादिक के नाम जेरे गौर हैं। एक अकलियती रुकन की भी काबीना में शमूलियत का इम्कान। खेल दास कोहिस्तानी, डॉक्टर दर्शन और ताहिर खलील सिंधु मजबूत उम्मीदवार। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना ही पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में ही होंगे। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। आईसीसी और बीसीसीआई ने इन ऑफिशियल इजलास में पीसीबी का मॉडल तस्लीम किया। पीसीबी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई ज़र-तिलाफी नहीं मिलेगा। 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी कल होने का इम्कान है। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्की है। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी विमेन टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। नए मुजवजा मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। ऑफिशियल शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्की है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बना ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। आर्मी ज्वाइन करने वालों को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। 5 रुकनी बेंच के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल ने नापसंदीदगी का इजहार किया। कहा, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। ख्वाजा हारिस ने अपने अल्फाज पर माजरत कर दी। क्या आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं? दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 3A अगर बुनियादी हकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यहां बात बुनियादी हकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यह मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूं। कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात दें। फिलहाल हमारे सामने सिर्फ कोर कमांडर हाउस का मामला है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तमाम तफसीलात आज ही मौसूल हुई।
बाज़ाब्ता तौर पर मुतफरिक दरखास्त की सूरत में जमा करवाएंगे। सरबराह आईनी बेंच ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुकदमा जनवरी में मुकम्मल होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जनवरी में करने का इंदिया। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस का फैसला जल्द करना चाहते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। मदारिस से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सदर ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला देते हुए कहा, दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसवदा पेश करे। मुमकिन है विफाकुल मदारिस के इजलास में मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफ़िक़ हो जाए। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत, तहरीक कत्ल का मुकदमा बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के खिलाफ दर्ज। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वक्कास अकरम, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और दीगर क़यादत के नाम भी शामिल हैं। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स के एहलकार की मदीयत में दर्ज किया गया। कत्ल समेत दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 दफ़ात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ूआ बानी PTI के एमा पर और हुक्म पर हुआ। तमाम वक़ूए का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन। हुकूमत से भी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि हमारी 2 शराइत हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदी रिहा करें। शराइत ना मानी गई तो बानी के सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम लोगों ने अपना घर, खानदान और कारोबार तबाह कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे, माइनस बानी PTI पर बात नहीं हो सकती। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुज़ाकरात पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर वो मुज़ाकरात करे तो ठीक, नहीं तो ना सही। असद कैसर का फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा, यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानूनी मुशावरत के बाद इस हुक्मनामे के खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आपने वो काम किया है जो सिविलियन नहीं करते। आर्मी एक्ट का फैसला अदालतें करेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर देमल। बोले, PTI मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबिता किया गया था, मगर बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, PTI ने अब वक्त के जबर की वजह से पॉलिसी बदली है। वज़ीर आज़म तो कई बार कह चुके हैं, PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जाए। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रोल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखा। इनका आर्टिकल 175 कोर्ट जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है।
شفاف رولز کے تحت ہونے والی تعیناتیاں عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گی۔ وفاقی حکومت نے قومی فورینسک ایجنسی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹ نے نیشنل فورینسک ایجنسی کے قیام کا بل منظور کر لیا۔ ریسرچ، فورینسک اور ڈیجیٹل فورینسک کے شعبے قائم کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل فورینسک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی استنبول سٹارٹ کام سمٹ میں سوشل میڈیا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کی تجویز۔ خطاب میں کہا کہ دنیا کو فیک نیوز اور غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے بڑے لینگویج ماڈل تیار کرنا ہوں گے۔ ہمارا فیکٹ چیک فورم متحرک ہے جو حقائق کی تصدیق کرتا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو اے آئی میں تربیتی موڈیول فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری نیشنل اے آئی پالیسی بھی جدید رجحانات سے ہم آہنگ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 24 نومبر احتجاج کے ملزمان کی سماعت۔ اسسٹنٹ کمشنر فرحان عدالت کے روبرو پیش ہو گئے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ آپ کی کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ شناخت پریڈ کیسے کرتے ہیں؟ پولیس والے آپ کے دروازوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے روز کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ عوام ذلیل ہو رہی ہے، بچے رل رہے ہیں۔ آپ نے بدماشی بنائی ہوئی ہے۔ آپ لوگ بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آئندہ کوئی تفتیشی آپ کے کمروں کے باہر کھڑا ہوا تو ہتھکڑی لگوا دوں گا۔ ادھر 24 نومبر احتجاج کے تناظر میں پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرمنل کمپلینٹ دائر کر دی۔ دوسری جانب لاہور میں 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا کیس۔ میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، زبیر نیازی اور واسع قیوم اشتہاری قرار۔ صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش بے نقاب ہو چکی۔ جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہماری تحریک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے، حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، ہماری فوج نے یہی رہنا ہے اور عوام کی حفاظت کرنی ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ انٹرنیٹ کی بندش اور کم سپیڈ کے باعث آن لائن کاروبار کرنے والے افراد شدید پریشان۔ انٹرنیٹ کی بندش سے آئی ٹی سیکٹر کو بھی 3 ملین سے زیادہ کا نقصان۔ فری لانسنگ، ویب ڈیولپمنٹ یا آن لائن بزنس، منٹوں کا کام گھنٹوں میں تبدیل، آرڈر سے لے کر ڈیلیوری تک کے تمام مراحل متاثر۔ صارفین کی حکومت سے انٹرنیٹ مسئلے کو حل کرنے کی اپیل۔ شام کی نئی حکومت نے پارلیمنٹ اور آئین کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق شام کی نئی حکومت کے ترجمان عبیدہ ارناؤت نے کہا کہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد آئین اور پارلیمنٹ 3 ماہ کی عبوری مدت کے لیے معطل رہیں گے۔ ادھر دمشق کی تاریخ عبیہ مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نمازیوں سے بھری مسجد میں ایمان افروز مناظر۔ شامی شہریوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے پر شکر ادا کیا 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد۔ شام کے بحران پر امریکہ، ترکیہ، یورپی یونین اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا شام پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ کہتے ہیں یہ حملے شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ کے شام کی بندرگاہوں اور فوجی تنصیبات پر حملے۔ لتاکیہ اور ترتوس کی بندرگاہیں تباہ ہو گئیں۔ قاتل اسرائیل نے میزائل ذخیرہ کرنے کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کے اطراف کئی مقامات پر قبضہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت کسی پر اعتماد نہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ کا بحران پیچیدہ ہے لیکن اب یہ حل ہونے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ تنازعہ ختم کرنے کے لیے 2 ریاستی حل سمیت تمام آپشن موجود ہیں۔ غزہ، اسرائیل، یوکرین، روس سمیت کہیں بھی شہری نہیں مارے جانے چاہیے۔ ادھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ کہا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس آمادہ نظر آتے ہیں۔ جنگ بندی اسی ماہ ہو جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے مسلم اور عربوں کے خلاف تعصب ختم کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مسلمانوں اور عربوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ کہتے ہیں امریکہ میں مسلمانوں کو عزت سے جینے کا حق ہے۔ اسلام و فوبیا ناقابل برداشت ہے۔ مسلم کمیونٹیز سے امتیازی سلوک اور حملے امریکہ کو غیر محفوظ بنا دیں گے۔
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान पीएसएमए पंजाब जोन का कहना है चीनी की कीमतों में इजाफे पर कयास आराइयां की जा रही हैं। चीनी की एक्समिल कीमत की हद 140 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा नहीं। मुल्की जरूरत के मुताबिक चीनी का जखीरा मौजूद है। हुकूमत अफवाहें फैलाने वाले सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करे। उधर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। कहा चीनी की कीमत 140 रुपए की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपए है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। गलत मालूमात न फैलाएं। अवाम को यकीन दिलाया गया चीनी की कीमतें काबू में हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर इमाद वसीम का कहना था, फैसला बड़ी सोच विचार के बाद किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा एजाज है। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफर जारी रखूंगा।